वेलोसिटी होती है। बच्चों सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है, सैटेलाइट की जो स्पीड है उसका फार्मूला है, बेसिक फार्मूला GM डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ये स्मॉल r ज़मीन के सेंटर से है r प्लस h के बराबर। तो आप देखें कि स्पीड बेसिकली डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका r1 इज लेस देन r2 है, हाँ जी r1 इज लेस देन r2, जिसका r कम है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, v1 इज ग्रेटर देन v2 होगा। तो बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक सैटेलाइट है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, उसका टाइम पीरियड t है। ठीक है, लो बच्चों ये एक सैटेलाइट है, इस तरह से फर्ज करें कि ये एक सैटेलाइट है, ये ऐसे ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, ये अर्थ के गिर्द ये सैटेलाइट रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड t है और ये किसी v स्पीड से घूम रहा है। उसने कहा कि अगर हम इस ज़मीन को श्रिंक करके हाफ कर दें, ये ज़मीन का रेडियस हमने ऐसे ना ज़मीन को पकड़ा, इसको हाफ कर दिया, तो जब ज़मीन को हम इस तरह से पकड़ के इसके रेडियस को आधा कर देंगे तो अब इस सैटेलाइट के टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आंसर है पहले सैटेलाइट ज़मीन का ये सेंटर है, ये सेंटर है, ज़मीन के सेंटर से सैटेलाइट का एक डिस्टेंस बन रहा था, फर्ज करें तो r। इस r डिस्टेंस पर ये जितना भी है, मिसाल के तौर पर ये 100 किलोमीटर है सपोज, तो ये 100 किलोमीटर पर एक स्पीड निकल आएगी। ठीक है, अगर हम ज़मीन के रेडियस को हाफ कर भी दें तो अभी भी सैटेलाइट का ज़मीन के सेंटर से फासला देखिए उतना है। ज़मीन पहले इतनी थी, अब इतनी होगी, लेकिन सैटेलाइट का सेंटर से फासला देखिए उतने r नहीं बदला, स्पीड नहीं बदलेगी। सैटेलाइट की जब स्पीड नहीं बदलेगी तो वो एक जैसे टाइम के अंदर अपना सर्कल कंप्लीट करेगा, तो टाइम पीरियड उसका सेम रहेगा, t ही रहेगा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 है, 2 cars of masses n1 and n2 moving radius r1 r2, their speeds are such that each makes complete circle radius r1 r2। ठीक, their speed are such that each makes a complete circle in same time, the ratio of angular speed। बच्चों एंगुलर स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एंगुलर स्पीड होती है थीटा डिवाइडेड बाय टू। ठीक, कंप्लीट सर्कल में, यानी जब एक सर्कल कंप्लीट होगा तो एंगल कितना बनेगा? तो आंसर है कंप्लीट सर्कल में एंगल 2π बनेगा, और सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी। तो आप देखें 2π तो कांस्टेंट है, एक रोटेशन के लिए, एक रेवोल्यूशन के लिए ये वैल्यू फिक्स है, नीचे बेसिकली है कैपिटल टी। अगर टी सेम हो, अगर टाइम सेम हो, किसी भी बॉडी का टाइम सेम हो जाए तो एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो दोनों ऑब्जेक्ट, यानी दोनों ऑब्जेक्ट, एक इस रेडियस में ऐसे घूम रहा है, एक ऊपर वाले रेडियस में ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, कहता दोनों का टाइम सेम है, ये भी उतने टाइम में एक चक्कर पूरा करता है, ये भी उतने टाइम में चक्कर पूरा करता है, तो दोनों ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर वेलोसिटी की रेशो बनेगी वो 1:1 के बराबर है जब टाइम सेम हो। ये कंडीशन उस वक्त है जब टी सेम है, थीटा तो दोनों भी सेम है ना, एक चक्कर पूरा करना है, दोनों का 2π है और दोनों में टाइम भी सेम लग रहा है, 2π टी दोनों में सेम है, कैंसिल आउट होगा तो आंसर 1 लगेगा। तो यहाँ से आपने एक चीज़ और सीखी है कि एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ चेंज होती है टाइम पीरियड से। अगर टाइम पीरियड दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का सेम हो जाए तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड सेम होगी। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय टॉर्क। आपने ये फार्मूला पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क बेसिकली, टॉर्क का ताल्लुक रोटेशन से होता है, एंगुलर मोशन से होता है, तो टॉर्क प्रोड्यूस द एंगुलर एक्सेलरेशन। Question 25 है, the time period of second pendulum is 2 seconds. Spherical bob which is empty from inside has a mass 50 ग्राम। ये आपके पास एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम के मास को चेंज किया गया। कहता है पहले केस में ना ये एक एम्प्टी होलो स्फीयर है, इसका मास है 50 ग्राम, इसका कुछ भी टाइम पीरियड निकलता है, फर्ज करें ये टाइम पीरियड है 2 सेकेंड ऐसा। ठीक, कहता अगर हम इसको, ये पहले एम्प्टी था, इसका मास 50 ग्राम था, फिर हमने इस बोब को, ये स्फेरिकल बोब को कन्वर्ट कर दिया किस में, एक दूसरे स्फेरिकल बोब में जिसका रेडियस सेम है लेकिन वो अंदर से फील्ड है, सॉलिड है, सॉलिड रेडियस उसका सेम है, लेकिन अब इसका पहले वाले का मास कितना था 50 ग्राम और इसका मास कितना है, दूसरे वाले का मास उसने दिया है 100 ग्राम। मास बदला है, आर नहीं बदला है। तो आप जानते हैं कि टाइम पीरियड मास के इंडिपेंडेंट होता है, t इज इक्वल टू 2π √L। लेंथ भी सेम है, g भी सेम है, मास पर ये डिपेंड करता नहीं है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू सेम रहेगी 2 सेकेंड।
जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन द मास अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन देयर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट रेशियो बिटवीन इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने फार्मूला पढ़ा है जी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -k/m into x। ठीक है, a इज इक्वल टू -k/m into x। अब किस किस में रेशो उसने कहा है? कांस्टेंट रेशो है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। ठीक है, ये m ऊपर ले जाएं, k नीचे ले आए, इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की रेशो ये कांस्टेंट है, मास भी सेम होता है और एक स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम होता है, तो हम इसको ये कांस्टेंट, ये ऐसे कांस्टेंट मेंशन कर सकते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 है, two pendulum oscillate with a constant phase difference of 90 degree and same amplitude. Maximum velocity of one is v and the maximum velocity of other. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक पेंडुलम मीन पोजीशन पर 90 डिग्री फेज डिफरेंस का मतलब है कि अगर एक पेंडुलम मीन पोजीशन पर है तो दूसरा पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। मीन पोजीशन 0 डिग्री, एक्सट्रीम पोजीशन 90 डिग्री, दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री आ गई। ठीक, आप जानते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी, जैसे देखिए अगर ये पेंडुलम है तो पेंडुलम की मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्सिमम कहाँ पर होती है? तो आंसर है मीन पोजीशन पर होती है। तो एक पेंडुलम यहाँ पर है, दूसरा पेंडुलम फर्ज करें ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन है, दोनों में 90 का फर्क है ना। अगर यहाँ 0 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर एंगल एक्सट्रीम पोजीशन पर फेज 90 डिग्री है, तो दोनों में ये फिक्स है 90 डिग्री। यानी एक पेंडुलम अगर इस वक्त मेन पोजीशन पर है तो दूसरा पेंडुलम इस वक्त एक्सट्रीम पोजीशन पर है। ये समझ में पहला पेंडुलम है, ये समझ में दूसरा पेंडुलम। ठीक, अगर पहले पेंडुलम की मैक्सिमम स्पीड v है, v, दूसरे पेंडुलम की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? उसकी भी v। कब? जब ये पेंडुलम यहाँ से चलते चलते अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो इसकी मैक्सिमम स्पीड भी v होगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है ना। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम स्पीड किस पर डिपेंड करती है? मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला होता है x नॉट इनटू ओमेगा, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो मैक्सिमम स्पीड भी दोनों की सेम होगी। तो जिस वक्त पहला पेंडुलम मीन पोजीशन पर था, दूसरे वाला भी जब मीन पर आएगा, जब आएगा तो उसकी मैक्सिमम स्पीड उतनी होगी जितनी पहले। तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, उसने लिखा v प्लस x, यानी पहले की मैक्सिमम स्पीड v है, दूसरे की v प्लस x है। तो x क्या है? x कुछ नहीं है, x 0 है। जब x 0 होगा तो आंसर v निकल आएगा, तो दूसरे पेंडुलम की मैक्सिमम स्पीड भी v निकल आएगा। ठीक, हाँ जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 है, all other factor remains unchanged, the radius of the reference of circle is doubled, what will be the maximum velocity? आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम के दरमियान एक हमने टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम जानते हैं कि सर्कल का जो रेडियस होता है ना, ये रेडियस ये असल में मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के फासले को रिप्रेजेंट करता है। इसे एक्स नॉट कहते हैं, एम्पलीट्यूड। एसएचएम इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो असल में एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो v इक्वल टू r हो जाएगा, r की जगह आ जाएगा x। अगर हम रेडियस डबल करते हैं, बढ़ाते हैं, मतलब हमने एम्पलीट्यूड डबल किया तो स्पीड क्या होगी? स्पीड भी बढ़ेगी, डबल हो जाएगी। तो बच्चों इसकी ऑप्शन बीटा, मैक्सिमम स्पीड विल बी डबल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 है, एक टाइम पीरियड में कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, एक टाइम पीरियड का मतलब होता है कि वाइब्रेटिंग बॉडी जिस पॉइंट से चली है, चलते चलते सेम उसी पॉइंट पर वापस आई है। अगर उसने एक एक्सट्रीम पोजीशन से चलना शुरू किया है तो दोबारा उसी एक्सट्रीम पोजीशन पर वापस आएगी, तो उसका एक टाइम पीरियड गिना जाएगा। ये टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड में चूंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट 0। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, कौन सी चीज़ है जो अर्थ और सैटेलाइट विच कीप्स एन अर्थ सैटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिट्स, ज़मीन और सैटेलाइट के दरमियान वो कौन सी चीज़ है जो उनको जोड़े रखती है, सैटेलाइट को घुमाती है? तो आंसर है ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो है ना वो एक आप कह लें कि एक अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। तो सैटेलाइट ज़मीन के लिए ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से रोटेट करता है, अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है जी,
हाँ जी 31 है। अ पेंडुलम क्लॉक कीपिंग करेक्ट टाइम इज टेकन टू हाई अल्टीट्यूड। अगर हम किसी पेंडुलम को ज़मीन से ऊंचाई पर ले जाएं, डिस्टेंस पर ले जाएं, टाइम उसका सही रहना चाहिए, जो ज़मीन पर था वही उसका टाइम रहना चाहिए, टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। तो क्या करें? तो आंसर है अल्टीट्यूड पर जाने से, डिस्टेंस बढ़ने से, हाइट बढ़ने से जी की वैल्यू कम होती है, ग्रेविटी वीक होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये टी सेम रहे, टी कांस्टेंट रहे, टी ना बढ़े, तो टी को सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है। जितना जी कम हुआ है उतना पेंडुलम की लेंथ को भी कम करना पड़ेगा। ये रेशो कांस्टेंट होगी, सेम रहेगी, तो टाइम पीरियड भी सेम रहेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइब्रेशन ऑसिलेशन के चैप्टर में ग्राफ का एक सवाल अक्सर आया करता है। हाँ जी, अब इसमें पूछा उसने ये है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में बताएं फेज डिफरेंस कितना है, कौन लीड करता है, लैग करता है। तो मैं यहाँ पर तीनों के ग्राफ बना देता हूँ। देखिए, वाइब्रेशन ऑसिलेशन के चैप्टर में तीन मेन चीजें होती हैं। एक है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, एक है वेलोसिटी पार्टिकल की, एक है एक्सेलरेशन। इन तीनों के फार्मूले आपके ज़हन में होने चाहिए। कौन से फार्मूले? जिनमें एंगल आता है, ये फार्मूले आपके ज़हन में रखना। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है x इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, मेन पोजीशन से चलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कोस थीटा। ये डेरिवेशन में आते हैं, किताब में लिखे हैं। और एक्सेलरेशन का फार्मूला माइनस का साइन इंपॉर्टेंट है, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर इनटू साइन। बच्चों, आपको साइन थीटा और कोस थीटा के ग्राफ की पहचान होनी चाहिए। बस ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट हैं सारे, इसलिए इनको इतना ज़्यादा ग्राफ के मुताबिक, साइन कोस से मुताबिक नहीं पता होगा। आपने सिर्फ दो चीज़ें ज़हन में रखनी है। पहली चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि साइन थीटा प्लस साइन थीटा का ग्राफ हमेशा शुरू होता है ओरिजिन से। ये ओरिजिन से होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस तरह से। ये साइन थीटा का ग्राफ। तो एक्स का ग्राफ किसके बराबर होगा? साइन थीटा, क्योंकि एक्स के फार्मूले में साइन आ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा होगा? साइन थीटा वाला, पॉजिटिव साइन थीटा वाला ग्राफ। ठीक। उसके बाद v देखें, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कोस थीटा। वेलोसिटी के फार्मूले में कोस आ रहा है। कोस का ग्राफ प्लस कोस, ये पॉजिटिव कोस थीटा, पॉजिटिव कोस थीटा का ग्राफ शुरू होता है y एक्सिस से, प्लस y एक्सिस से, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर कोस मैक्सिमम है। 0 डिग्री पर साइन 0 होता है, लेकिन 0 डिग्री पर कोस मैक्सिमम है। तो ये कोस थीटा का ग्राफ शुरू होगा ऊपर से, क्योंकि प्लस कोस थीटा है तो पॉजिटिव y एक्सिस से शुरू होगा। ये आ गया। तो ये ग्राफ था x का, ये ग्राफ आ गया स्पीड v का। उसके बाद एक्सेलरेशन देखें, तो एक्सेलरेशन के फार्मूले में माइनस साइन आ रहा है। साइन थीटा का ग्राफ आप जानते हैं होता तो मेन पोजीशन से शुरू है। अगर पॉजिटिव साइन थीटा होगा प्लस साइन थीटा तो ऊपर वाली डायरेक्शन। अगर माइनस साइन थीटा किसी फार्मूले में आ जाए तो उसका ग्राफ ये नीचे वाली डायरेक्शन से शुरू होगा। ये ग्राफ आपके पास आ गया एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जरा एंगल मेंशन करें। जब डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री पर था, ये वेलोसिटी 90 डिग्री पर है। एक्सेलरेशन क्या है? देखिए, 0 के बिल्कुल ऑपोजिट एक्सेलरेशन उस वक्त 180 डिग्री पर, ठीक है ना। साइन थीटा ये प्लस साइन थीटा 0 डिग्री, तो उसके अलावा माइनस साइन थीटा ये 180 डिग्री, 180 टोटली ऑपोजिट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जब 0 डिग्री पर है, वेलोसिटी 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री होता है, और उस वक्त आपके पास एक्सेलरेशन कितना है? 180 डिग्री पर है। जी बच्चों, अब इनमें देख सकते हैं आप, अगर मैं सवाल में तो उसने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में लीड लैग पूछा, कौन लीड कर रहा है, लैग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी जब 90 डिग्री पर है तो एक्सेलरेशन उस वक्त कितना है? 180 डिग्री पर है। तो दोनों में अगर देखें तो एक्सेलरेशन लीड कर रहा है, लीड बाय डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन लीड डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाई 2। 90 प्लस पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 90 को कहते हैं। 90 में 90 जमा करेंगे तो 180 डिग्री। अच्छा, बिल फर्ज अगर मैं यहाँ से पूछता वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में बताएं कौन लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, तो आप देखें डिस्प्लेसमेंट जब 0 पर था तो वेलोसिटी 90 पर थी। ये डिस्प्लेसमेंट 0 पर है तो वेलोसिटी 90 पर है। तो इसमें अगर लीड लैग अगर हम बताएं तो लीड लैग कितना होगा, तो हम लिखेंगे v लीड कर रहा है, v लीड डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाई। तो इस तरह से आप किसी में भी लीड लैग बता सकते हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन है। तो ये ग्राफ आपके, ये तीनों क्वांटिटीज़ के ग्राफ आपके पास होने चाहिए, आपको आने चाहिए।
अच्छा बच्चों, इसी तरह से मैं आपको, चूंकि बार बार ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स में तैयारी का बेहतरीन जो तरीका होता है ना, वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होती है। अब बच्चों के ज़हन में सवाल आता है कि सर एमसीक्यूज करें कहाँ से। मैं तो कहता हूँ जिस चैप्टर का टेस्ट हो, आपने उस चैप्टर से पहले यानी उस टेस्ट से पहले कम से कम 100, 150, 200 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस करनी कहाँ से है, देखिए ज़रा। ये बच्चों एक किताब है जो कि एमडी कैट के ऊपर लिखी गई है, फिजिक्स एमडी कैट के हवाले से आप देख सकते हैं। अगर आप इस बुक पर गौर करें तो इसमें 3000 एमसीक्यूज हैं, 3000 एमसीक्यूज हैं और 3000 ही इसके सलूशन हैं। जितने सवाल उतनी सलूशन, यानी ऐसा नहीं है कि हमने हर सवाल की ऑप्शन दी है, बस ए ऑप्शन है या सिर्फ बी ऑप्शन है या सिर्फ डी ऑप्शन है, इनके पूरे पूरे सलूशंस लगाए गए। ठीक है, जब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से किस तरह से। अच्छा, उसके बाद जो इसमें प्लस पॉइंट है वो ये है कि एमडी कैट के जो पेपर्स हैं 2008 से लेके 2019 तक, यूएचएस में जो पेपर्स आपने एंटी टेस्ट हुए हैं 2008 से लेकर 2019 तक, जितने भी फिजिक्स से रिलेटेड सवाल हैं उन सब सवालों के सलूशंस भी दिए गए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसका डेमो बताता हूँ। ये देखें बच्चों, ये आपके पास जैसे ये चैप्टर है मोशन एंड फोर्स, ये मोशन एंड फोर्स आप देख रहे हैं, ये मोशन एंड फोर्स चल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने पहले खुद क्वेश्चन पढ़ना है, उसको अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है खुद। ये सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, ये ग्राफिकल क्वेश्चंस भी हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी हैं, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस भी हैं, ऐसे चलते चलते ये क्वेश्चंस चलते जा रहे हैं ऐसे। तो ये क्वेश्चंस हैं बच्चों 174, मोशन एंड फोर्स के यूनिट से 174 क्वेश्चंस हैं। इसी से आगे आप देखें तो नीचे हेडिंग आ गई है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन यहाँ से चलेगा, पहले क्वेश्चन का ये आंसर है बी। बी क्यों है, ये नीचे सॉल्यूशन दिया होगा। दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा, तो 174 क्वेश्चन से इसी तरह से चलते जाएं तो ये आपके पास 174 ही, ये देखें 174 ही सॉल्यूशन है। यानी हर सवाल का, चाहे वो आसान है, मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा भी है, हर सवाल का हमने आंसर भी दिया है और रीज़न भी बताई है कि क्यों ये आंसर क्यों बनता है। ये इसी से तो इंसान सीखता है, रीज़न से, सॉल्यूशन से ही तो सीखा जाता है, पता चलता है कॉन्सेप्ट, रटा नहीं लगता। अच्छा, अब इसके बाद देखें, ये नीचे हेडिंग शुरू होगी यूएचएस। इसमें 2008 से 2019 तक जितने सवाल पूछे गए हैं, पेपर में आए हैं, एंटी टेस्ट के पेपर में सवाल है, ये सवाल लिखा है, नीचे ही डब्बे में उसका सलूशन दिया है, फिर सवाल सलूशन, ये सारे यूएचएस के सवाल हैं। तो आपको आइडिया भी हो कि 2008 से लेके 2019 तक वो किस तरह के सवाल बना रहा है, कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, किस सेक्शन में से कितने आ रहे हैं। तो ये सवाल सलूशन ये सारे चलते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसमें आपने ये किताब मिलेगी कहाँ से, चूँकि ये आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से ना ये बड़ा एक मसला पड़ गया कि मार्केटें भी अब इतनी ज़्यादा नहीं है, सारी मार्केटें भी बंद हैं। तो इस किताब को मंगवाने का एक तरीका है कि ये किताब के पीछे अगर आप देखें ना तो ये 2 नंबर लिखे हुए हैं, मैं जूम कर दूँ, ये आपको नज़र आ जाएंगे बच्चों। मेरा नंबर भी वैसे आप लोगों के पास है, तो नहीं तो ये किताब के पीछे 2 नंबर लिखे हैं, मैं लिख भी देता हूँ नंबर 0334 98 93039, एक नंबर है 0321 425297 ये नंबर। और मेरा नंबर तो आप लोगों के पास है 0344008808। इन नंबर्स पर आपने रब्ता कर लेना है, तो आपको बता दिया जाएगा कि इजी पैसा के जरिए आपने इजी पैसा करवाना है, तो आप पूछेंगे, आपको बता देंगे और आपको होम डिलीवरी यहाँ से ना पार्सल भेज दिया जाएगा। तो वो 1-2 दिन के अंदर आप तक ये किताब पहुँचेगी। तो बच्चों, जैसे कि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं हर तरफ से, फिज़िक्स की 100% तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, 100% के फिज़िक्स में से एक भी सवाल गलत ना हो, तो बच्चों ये किताब आप अच्छी तरह तैयार करें। 1 दफ़ा रिवाइज़ करें, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, इससे बाहर फिज़िक्स का कोई सवाल नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर
ये जो अब हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 33। A particle of mass m is hanging vertically by an ideal spring or spring constant k. If the mass is made to oscillate vertically, it's so. तो आप जानते हैं बच्चों, टोटल एनर्जी किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी में टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। टोटल, चाहे हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, वर्टिकल है, पेंडुलम है, कोई भी सिचुएशन है, टोटल एनर्जी हमेशा सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34। बच्चों जमीन पर टाइम पीरियड की वैल्यू उसने दी है t, जो कि इक्वल है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के बराबर। सैटेलाइट में टाइम उसने कहा है ts, और सैटेलाइट पे टाइम पीरियड का जो फार्मूला बनेगा वो 2 पाई स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाई जी माइनस ए। एक्सेलरेटिंग फ्रेम, क्योंकि सैटेलाइट होते हैं ना, सैटेलाइट फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, सैटेलाइट फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। जैसे लिफ्ट होती है, लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है, किसी एक्सेलरेशन से नीचे आती है, ये सारे फ्रीली फॉलिंग है, ये नीचे आते हैं। तो सैटेलाइट्स आर द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इसलिए सैटेलाइट का जो एक्सेलरेशन होगा ना, ए एक्सेलरेशन, वो जी के बराबर होगा, क्योंकि सैटेलाइट पर फोर्स लगती ही जमीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एल डिवाइडेड बाय जी माइनस जी। किसी भी एक्सेलरेटेड सिस्टम के अंदर जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो जी प्लस ए या जी माइनस ए के बराबर। अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रहा होता है तो जी माइनस ए। तो सैटेलाइट किस एक्सेलरेशन से घूम रहे होते हैं? ज़मीन के एक्सेलरेशन से घूम रहे होते हैं, जी से। तो सैटेलाइट के केस में ए जी के बराबर होगा। तो नेट एक्सेलरेशन कितना बन गया? जी माइनस ए की जगह की जी आ जाए। जी बच्चों, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 0 बटे में 0 हो इन्फिनिट, और इन्फिनिट स्क्वायर रूट यानी नॉट डिफाइंड, हम इसे डिफाइंड ही नहीं कर सकते। तो सैटेलाइट के अंदर टाइम पीरियड की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। 35 है, 2 springs of different spring constant। क्वेश्चन नंबर 35, 2 springs of spring constants, same forces are applied, then extension आपने बता दी। बच्चों एक्सटेंशन का फार्मूला होता है K is equal to F upon X। मतलब यूनिट, यानी अगर फर्ज करो कि x की वैल्यू को 1 मीटर मान लिया जाए, 1 मीटर एक्सटेंशन पैदा करने के लिए जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी वही स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। अगर फोर्स 100 न्यूटन लगाइए तो K भी 100। 1 मीटर एक्सटेंशन पैदा करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए 1000 न्यूटन फोर्स लगाइए तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी 1000 होगा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए उसने कहा 2 स्प्रिंग है, उन पर F सेम है। अगर फोर्स सेम है तो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X है। जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा, जिसका K ज्यादा होगा, उसमें X कम होगा। ठीक है, तो यही उसने पूछा ये आपके पास कि द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग ऑफ ग्रेटर कांस्टेंट, जिसका K ज्यादा है उसमें एक्सटेंशन लेस हो। क्वेश्चन नंबर 36 है जी, टाइम पीरियड पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर 5 सेकंड है। देखिए जब एम्पलीट्यूड उसने कहा कि 1-2 सेंटीमीटर है, उस वक्त उसने टाइम दिया था कितना? 5 सेकंड। ठीक है, जिस वक्त एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो अब भी टाइम पीरियड 5 सेकंड होगा। इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड, इंडिपेंडेंट टू एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 36 है 37, यूनिफॉर्म स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K, स्प्रिंग कांस्टेंट को फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, कट इनटू 2 पीसेस। बच्चों ये कटिंग ऑफ स्प्रिंग का क्वेश्चन है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, इसको आपने देखना है कि किस तरह से स्प्रिंग कट करें तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैसे चेंज होगी। ये मेरे पास, मैं आपको इसका एक जनरल फार्मूला बताता हूँ। वो किसी भी तरह से, अगर स्प्रिंग को यहाँ पर 2 हिस्सों में काटा, 3 हिस्सों में, 4, 5, 6, एक जैसे तरीकों से ना भी काटें, एक जैसी लेंथ में, डिफरेंट लेंथ में भी काटा जाए, तो हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए जिससे हम निकाल सकते हैं कि कट करने के बाद स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अब ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, फर्ज करेंगे इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K, इसकी लेंथ है L। सपोज मैंने इस स्प्रिंग को 2 हिस्सों में कट कर दिया, मिसाल के तौर पर ये पहले वाला एक हिस्सा और ये दूसरे वाला एक हिस्सा, ऐसे 2 हिस्सों में मैंने इनको डिवाइड कर दिया। अच्छा, क्या ये 2 हिस्से सेम है? तो आंसर है नहीं, ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है। ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट फर्ज करें K1 है, इसकी लेंथ L1 है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है और इसकी लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं L2। ठीक है, लो बच्चों आपने निकालना क्या है, कट करने के बाद जो 2 पीसेस बने हैं, वो जो 2 स्प्रिंग बने हैं, स्प्रिंग को तोड़ने के बाद उन स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने बताना।
K1 कितना होगा ये फार्मूला बताना है हमने, और K2 कितना होगा ये निकालना। K1 इज इक्वल टू, पहले स्प्रिंग कितना था, ये स्प्रिंग था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K लेंथ L। इधर आ जाइए, पहले जो ओरिजिनल स्प्रिंग था उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, उसकी लेंथ L है, ये दोनों में सेम है, डिवाइडेड बाय इसका जितना हिस्से में आपने डिवाइड किया है L1, इसको जितने हिस्से में डिवाइड किया है L2। ठीक है बच्चों, ओरिजिनल हमारे पास जो पहले स्प्रिंग था उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, उसकी लेंथ, इसी स्प्रिंग को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो चाहे वो दो पीसेस एक इक्वल साइज की हो जाएंगे, इक्वल साइज के ना हो, 3 हिस्सों में करें, 4 में करें, तो वो इसी तरह से आगे K3, K4, K5 बनता जाएगा। तो K1 इज इक्वल टू KL डिवाइडेड बाय L1, K2 इज इक्वल टू KL डिवाइडेड बाय L2। ठीक। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर उसने देखें पूछा क्या है, यहाँ पर उसने पूछा है कि सेकंड वाला जो पीस है वो पहले वाले से डबल है, सेकंड वाला पहले वाले से डबल है, मतलब आप कह सकते हैं L2 इज इक्वल टू 2L1, जो दूसरा पीस है वो पहले से डबल है। ठीक है, तो आपने बताना क्या है, द रेशो ऑफ फोर्स कांस्टेंट निकालनी है शॉर्टर से लॉन्गर पीस की तरफ, ये शॉर्टर पीस है, ये लॉन्गर, यानी रेशो निकालनी है K1 डिवाइडेड बाय K2 इज इक्वल, जी बच्चों किसके इक्वल आएगा, KL डिवाइडेड बाय L1, नीचे KL डिवाइडेड बाय L1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाली रकम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, KL डिवाइडेड बाय L1 मल्टीप्लाई, जिसको लिखते हैं L2 डिवाइडेड बाय KL, KL से कैंसिल आउट हो गया। जी बच्चों, ऊपर L2 है, नीचे L1 है, L2 किसके बराबर है, L1 का डबल है। अगर फर्ज करो वो कहता है कि हमने इसको जो सेकंड वाला पीस है वो पहले वाले से 3 गुना, तो 3L1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2L1 डिवाइडेड बाय, ये नीचे L1 पहले से लिखा है, L1 L1 से गया, तो आंसर क्या निकला है, 2:1। 38 क्वेश्चन, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, इक्वेशन दी है बच्चों, उसने टाइम पीरियड पूछा है, इक्वेशन उसने हमें क्या दी है, इक्वेशन 0.01 sin 100 पाई t, ये t प्लस 0.05। लो बच्चों इसको कंपेयर करें, x इज इक्वल टू x नोड साइन 2 पाई, टाइम पीरियड निकालना है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा t होता है, ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल T इनटू टी बार, इस तरह से। अब देखो बच्चों, पाई की जगह पर पाई है, ये सारी रकम t टाइम है, स्मॉल t में जमा हो गया ना, तो ये t है। पीछे आप देखें 100 की जगह क्या है 2 पावर t, तो अगर इसको कंपेयर करें तो 2 अपॉन t इज इक्वल टू 100, t निकालना है, t ऊपर लीजिए 100 नीचे लें, 2 डिवाइडेड बाय 100, ये आपके पास आंसर 0.02 है। जी मुझे 39 क्वेश्चन है, 39 x इज इक्वल टू x नोट cos ओमेगा t। आप जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले में वैसे तो साइन आता है, cos कब आता है, cos उस वक्त आता है जब वाइब्रेशन या ऑसिलेशन स्टार्ट होती है एक्सट्रीम पोजीशन से, वाइब्रेशन स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, वाइब्रेशन स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। अगर वाइब्रेशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगी फिर फार्मूले में cos आएगा, और अगर वाइब्रेशन मेन पोजीशन से शुरू होगी तो फिर फार्मूले में साइन आएगा। जी क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों, आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर होती है, ये आपके पास मेन पोजीशन है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ये यहाँ मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सट्रीम पोजीशन पर भी मैक्सिमम, जीरो कहाँ पर, ये मेन पोजीशन पर जीरो, तो ग्राफ क्या बनेगा, ये इस तरह से। तो अल्फा ऑप्शन देखें कि पोटेंशियल एनर्जी का